हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इसी यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताया था। उसी श्रृंखला में आज आप लोगों को मैं अशोक के अभिलेखों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और अपने परिचित अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके और जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अशोक ऐसा प्रथम राजा था जिसने प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। अशोक ने अपने प्रजा को संबोधित करने के लिए, उपदेश देने के लिए उसने अभिलेखों का निर्माण किया। उसने उसमें शिक्षाप्रद लेख लिखवाए। अशोक अभिलेख बनाने की ये प्रेरणा अखामनी वंश के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली। इसी को ही दारावहु प्रथम भी कहा जाता है। यह एक ईरानी शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले दिल्ली टोपरा के अभिलेखों को पढ़ा। अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए उसमें दिल्ली टोपरा के जो अशोक के अभिलेख थे उसको जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में पढ़ा। ये ब्राह्मी लिपि में थे और इसी को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को पहली बार सफलता प्राप्त हुई। अशोक के 4 अभिलेखों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, अशोक के 4 अभिलेख मास्की, निठुर, उद्देगोलम और गुंजरी, इनमें ही अशोक का नाम मिलता है। अन्य अभिलेखों में अशोक के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। दिल्ली टोपरा का अभिलेख, मास्की कर्नाटक, निठुर, उद्देगोलम और गुंजरी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं तथा कुछ खरोष्ठी, अरमेइक और यूनानी लिपि में हैं। अशोक के कुल 40 अभिलेख मिलते हैं और अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत, अरमेइक और यूनानी है। देखिए ऊपर लिपि दिया गया है और यहाँ भाषा, दोनों का जिक्र किया गया है। लिपि अलग होती है और भाषा अलग होती है। लिपि बोले तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी लिपि का, और अगर भाषा का प्रयोग का बोले तो प्राकृत। उसकी अधिकतम अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, कुछ जगह अरमाइक और यूनानी भी है। अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफैन थेलर ने दिल्ली मेरठ स्तंभ के रूप में, अशोक के प्रथम अभिलेख की खोज टिफैन थेलर ने दिल्ली मेरठ में की। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के मिलते हैं: स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख। शिलालेख भी 2 प्रकार के मिलते हैं, एक वृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। अशोक के वृहद शिलालेख 14 प्रकार के प्राप्त होते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि सहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है, मानसेहरा खरोष्ठी लिपि में है, गिरनार ब्राह्मी लिपि में, धौली ब्राह्मी लिपि में, कालसी ब्राह्मी लिपि में, जौगढ़ ब्राह्मी लिपि में, सुपारा ब्राह्मी लिपि में और एर्रगुड़ी भी ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकतम अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि। अशोक के वृहद शिलालेख में प्रथम है सहबाजगढ़ी। सहबाजगढ़ी के शिलालेख पेशावर जिले में, पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। इसे 1836 में जनरल कोर्ट ने इसका पता लगाया था। सहबाजगढ़ी अशोक के साम्राज्य में विद्यमान यवन प्रांत की राजधानी थी। संभवतः यह उसकी यवन प्रांत की राजधानी थी। यवन जो उस समय अशोक के साम्राज्य में एक स्थान था, उसकी राजधानी थी सहबाजगढ़ी। मानसेरा पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। इसकी खोज जनरल कनिंघम द्वारा खोजी गई। कालसी देहरादून में स्थित है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट ने इसे खोज निकाला था कब? 1860 में। यह जमुना तथा टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। गिरनार अभिलेख आप लोगों को मैं पहले भी बताया, जूनागढ़ अभिलेख है, गिरनार अभिलेख सेम है। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार की पहाड़ी पर स्थित है। यहीं से रुद्र दामन तथा समुद्रगुप्त के अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसे कर्नल टाड ने 1822 ईस्वी में इसका पता लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। गिरनार अभिलेख, यहाँ से रुद्र दामन तथा समुद्रगुप्त के अभिलेख प्राप्त होते हैं।
1822 में कर्नल टॉड ने इनका पता लगाया था। धौली। धौली वर्तमान उड़ीसा प्रांत के पुरी में स्थित है। उड़ीसा राज्य के पुरी क्षेत्र में स्थित है। धौली की तीन छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेख खुदे हुए हैं। इसका पता 1837 में कीटो ने लगाया था। सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह अभिलेख किस प्रांत में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है, इसका पता किसने लगाया था, इसको किसने खोजा था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते जाइएगा अपने नोट्स में। जौगढ़, यह भी उड़ीसा प्रांत के गंजाम जिला में है और इसका खोज वाल्टर इलियट ने 1850 ईस्वी में किया था। एर्रगुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। इसका पता 1929 में अनुघोष ने लगाया था। सुपारा, यह महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित है। अब हम अशोक के लघु शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। अशोक के लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रूपनाथ, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। गुजर्रा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। सहसराम बिहार राज्य में स्थित है। भबरू राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। मस्की अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ब्रह्मगिरी कर्नाटक। एर्रगुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। राजुल मंडगिरी आंध्र के कर्नूल जिले में ही स्थित है। उदयगोलम में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने 14 शिलालेखों में प्रजा के द्वारा पालन किए जाने नियमों को खुदवाया था। प्रथम शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। इस शिलालेख में अशोक ने पशु बलि को प्रतिषेध किया। बहुत सारे पशुओं के वध करने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, कुएं खुदवाने का उल्लेख मिलता है। सीरिया के राजा एंटियोकस का उल्लेख मिलता है। अशोक के तृतीय शिलालेख में धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया। अशोक ने अपने शासकीय अधिकारियों को, दरबारियों को यह आदेश दिया था कि वह हर 5 साल में राज्य का भ्रमण करेंगे और प्रजा के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को चर्चा करेंगे और उन्हें धम्म की शिक्षा देंगे, धर्म की शिक्षा देंगे। अशोक का जो धम्म है, जो बौद्ध धर्म से प्रेरित था, उसकी शिक्षा देंगे। और इसमें माता पिता की सेवा और ब्राह्मणों का आदर करने का भी उल्लेख किया गया है। यह तृतीय शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हर 5 साल में अधिकारियों को दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। चतुर्थ शिलालेख, अशोक ने अपने चतुर्थ शिलालेख में उल्लेख किया है कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष प्रारंभ किया जाए। भेरी घोष का तात्पर्य है जो अशोक जो युद्ध करता था, बहुत सारे शासकों से उसने युद्ध किया। कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष अपना लिया था, तो इसी को बोला है, इसी में इसने वर्णन किया है कि अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। इसका यहाँ वर्णन किया गया है। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में बताया गया है। अशोक के समय में धम्म जानने वाले विद्वानों की नियुक्ति किया गया और कुछ महिलाओं की भी धर्म महामात्र के रूप में कुछ महिलाओं की भी नियुक्ति की गई थी। छठा शिलालेख, इसमें आम नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया है कि हर किसी भी स्थान पर कोई भी अगर सम्राट अशोक के पास कोई भी निवेदन लेके आता है तो तुरंत उसको सूचना दी गई, चाहे वह रसोई घर हो, चाहे उद्यान हो या अशोक अपने अंतःपुर में हो, अपने महल में हो। कोई भी अगर कोई निवेदन लेके आता है या कोई भी सूचना उसे प्राप्त होती है तो बिना निसंकोच उसे तुरंत आकर उसे सूचित किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अपने 7वें शिलालेख में विभिन्न धर्मों के आदर करने पर बल दिया गया है। विभिन्न धर्मों के मध्य सहिष्णुता पर बल दिया गया है।
8वां शिलालेख। 8वें शिलालेख में धम्म यात्राओं या तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचार पर बल दिया गया है। 10वां शिलालेख। अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में धम्म की नीति का पालन करने पर बल दिया है। 11वें शिलालेख में धम्म के अधिक आचरण और दान पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में आचरण, प्रजा का आचरण किस प्रकार से होना चाहिए, राजा का आचरण किस प्रकार से होना चाहिए, इन सभी का वर्णन किया गया है और दान करने पर बल दिया गया है। 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख में सभी धर्मों का आदर करने पर फिर से विशेष रूप से बल दिया गया है। 13वां शिलालेख। अशोक ने अपने 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनी जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इन सब का वर्णन किया गया है। अशोक ने अपने राज्य आरोहण करने के या राज्य का कार्यभार संभालने के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग जो उड़ीसा क्षेत्र में था, कलिंग पर आक्रमण किया और कहा जाता है कि उस समय करीब 1.5 लाख लोगों का वध किया गया था। 1 लाख के आसपास सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद इतनी भीषण नरसंहार देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने धम्म घोष को अपना लिया था। उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था। इन सभी का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। धर्म का आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करने का उपदेश इसमें खुदवाया गया है। स्तंभ लेख। अशोक के कुछ स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्तंभ लेख है। अशोक के 7 स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं जो 7 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा का यह स्तंभ लेख है। इस स्तंभ लेख में सभी 7 अभिलेखों का उल्लेख है। जो अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं सभी का उल्लेख है। इस सहारनपुर खिजराबाद जिले में टोपरा नामक स्थान पर स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था। इसीलिए इसका नाम दिल्ली टोपरा रखा गया है। पहले यह टोपरा में था और इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया, इसलिए इसे दिल्ली टोपरा अभिलेख कहा जाता है। दिल्ली मेरठ अभिलेख भी है। दिल्ली मेरठ अभिलेख भी ऐसा ही था। पहले यह मेरठ में स्थित था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली ले आया था, इसलिए इसका नाम दिल्ली मेरठ अभिलेख कहा गया है। इसकी खोज 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर ने की थी। हमने पहले भी पढ़ा, यह पहला अशोक का पहला अभिलेख था जिसकी खोज टिफेन थेलर ने की थी। लौरिया राज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है और लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण जिले में यह भी स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सभी को याद रखना है। कौन से अभिलेख, कौन से शिलालेख कहाँ पर स्थित हैं। लौरिया राज बिहार के चंपारण में स्थित है। यह भी नंदनगढ़ भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा। रामपुरवा अभिलेख भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित था। प्रयाग। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी था, बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। प्रयाग स्तंभ लेख जो इलाहाबाद में है, यह मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। कौशाम्बी में इसका निर्माण किया गया था, बाद में इसे उठाकर अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवा दिया गया था। लघु स्तंभ लेख। अशोक के कुछ लघु स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं। इनके नाम और क्षेत्र याद रखने हैं हमको, कहाँ प्राप्त हुए हैं। बस सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यही सारनाथ स्तंभ है जिससे हमारा प्रतीक चिन्ह लिया गया है। कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप स्थित है। रुक्मिनदेई नेपाल की तराई में स्थित है। निगलीवा, इसे निगाली सागर भी कहा जाता है, यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। निगाली सागर नेपाल के पास एक जगह स्थान है जहाँ पर यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। रानी का अभिलेख।
रानी का अभिलेख, यह प्रयाग में या इलाहाबाद में है। रानी का अभिलेख कहने का तात्पर्य है अशोक की जो पत्नी, उनकी जो रानी थी कारुबाकी, इसमें वर्णन मिलता है। गुहालेख, अशोक के कुछ गुहालेख प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। बराबर नामक पहाड़ी के गुफाओं की दीवारों पर अशोक के गुहालेख मिले हैं। बराबर एक क्षेत्र है बिहार के गया जिले में जहाँ पर कि कुछ गुफाएं प्राप्त हुई हैं। उन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, अशोक के लेख मिले हैं। आजीवक संप्रदाय के साधुओं को निवास करने के लिए अशोक के द्वारा गुहा दान दिए गए थे और इन गुफाओं पर उसने कुछ लेख खुदवाए थे जो उपदेश या नियम विनियम आदि उसने उत्कीर्ण करवाए थे। इस प्रकार से अशोक के अभिलेख का यह क्लास समाप्त होता है। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, मैं जो भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराऊँगा उसके नोट्स मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराऊँगा, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मैं आप लोगों को हिंदी के साथ साथ ही इंग्लिश में भी आप लोगों को नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। तो कृपया आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसे भी नोट्स चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं वहाँ आप लोगों को यह शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। अब हमारे अगले क्लास में मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताऊंगा।